मैं फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपनी इस वीडियो में। देखिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की मैं शुरुआत कर चुका हूँ। आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस लिंक पे जाके जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड मैं वीडियोस बना रहा हूँ आपको मिल जाएंगी। आपकी यूपीएससी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशंस के बारे में जो बेसिक बातें थी वो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, इसके बारे में बात करेंगे। और आज एक और वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में, जो कि इस वीडियो के आधे एक घंटे बाद ही आपको मिल जाएगा। उसका लिंक भी आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा जो कि आपका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बिल्कुल कर लीजिए। मेरे द्वारा बनाई गई कुछ और वीडियोस को देखने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इस लेक्चर की पीपीटी पीडीएफ, साथ साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो करके अपनी जेन्युइन डाउट्स पूछ सकते हैं। आपकी जेन्युइन क्वेरीज के मैं जवाब दूंगा। यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है। पहला प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है आपका जनरल असेंबली। ओके, दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में वैसे तो केवल 15 मेंबर्स है, जिसमें से 5 मेंबर की बहुत चलती है, लेकिन ओवरऑल यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी सिक्योरिटी काउंसिल की मर्जी के बिना नहीं होता है। फिर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फिर द ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूएन सेक्रेटेरिएट। ये है प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। वैसे तो यूनाइटेड नेशंस के अंदर बहुत सी स्पेशलाइज्ड एजेंसी आती हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप आता है, डब्ल्यूएचओ आता है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यूनेस्को, इन सबको हम लोग अलग से देखेंगे। यूएन के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कौन है? सेक्रेटरी जनरल। याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट अलग होता है और यूनाइटेड नेशंस का जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है वो अलग होता है, वो होता है सेक्रेटरी जनरल, जो कि है पोर्तुगीज पॉलिटिशियन अभी के लिए एंटोनियो गुटेरेस। 1 जनवरी 2017 से तो एंटोनियो गुटेरेस साहब ने अपना 5 साल का टर्म शुरू किया था 1 जनवरी 2017 को। ओके, 2022 तक का इनका टर्म है। हो सकता है 2022 के बाद इनके टर्म को आगे और एक्सटेंड कर दिया जाए। यूएनओ को पैसा एसेस्ट कंट्रीब्यूशन भी मिलते हैं, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मिलते हैं। जितने भी मेंबर्स हैं आपके यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की जो जनरल असेंबली में बैठते हैं, उनके कुछ एसेस्ट कंट्रीब्यूशंस होते हैं उनकी इकोनॉमी के हिसाब से, और कुछ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन जो वो अपनी अपनी श्रद्धा से देना चाहें। होता है ना कि आप मंदिर में जाइए तो वहाँ पे दान पेटी में आप अपनी श्रद्धा से कुछ पैसा डाल देते हो, कुछ इस टाइप का सिस्टम है। आगे बात करिए, पहला प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है जनरल असेंबली। जनरल असेंबली मेन डिलिबरेटिव असेंबली है यूनाइटेड नेशंस की। और खास बात दोस्तों ये है कि जनरल असेंबली के पास ही सारी की सारी ताकत होनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली ये जो पूरा का पूरा सिस्टम चलता है यूनाइटेड नेशंस का, इसमें सबसे ज़्यादा ताकत अगर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के पास है तो वो है सिक्योरिटी काउंसिल। जनरल असेंबली भी पावरफुल है, बट जनरल असेंबली द्वारा किसी भी रेजोल्यूशन को सिक्योरिटी काउंसिल का कोई भी परमानेंट मेंबर वीटो कर सकता है। तो इफेक्टिवली जब बात आती है पीस और सिक्योरिटी की ताकत को दिखाने की, तो सिक्योरिटी काउंसिल बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। इसीलिए बहुत लंबे समय से मांग चल रही है कि यूनाइटेड नेशंस के सिस्टम को रिफॉर्म करना चाहिए, बट रिफॉर्म की तरफ कुछ हो नहीं पा रहा है अभी। तो अभी के लिए सिक्योरिटी काउंसिल सबसे ज़्यादा ताकतवर है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं जनरल असेंबली में होता क्या क्या है। तो मेन डिलिबरेटिव असेंबली है, रेजोल्यूशंस, कोई इंपॉर्टेंट दुनिया का इशू, उसके बारे में बातचीत होती है इस जनरल असेंबली में। रेगुलर हर साल पे इसके सेशंस होते हैं, कभी कभी कुछ इमरजेंसी सेशंस भी बुलाए जाते हैं। असेंबली का एक प्रेसिडेंट होता है और ये प्रेसिडेंट आपस में जो मेंबर स्टेट्स है जनरल असेंबली में वो इलेक्ट करते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ये 2 अलग अलग पोस्ट हैं। ये जो प्रेसिडेंट है ये जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट है, और एंटोनियो गुटेरेस पूरे के पूरे यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है। ओके, बात की जाए पहला सेशन कब हुआ था जनरल असेंबली का? 10 जनवरी 1946 को मेथोडिस्ट सेंट्रल हॉल इन लंदन में हुआ था। उस समय पे 51 नेशंस थे। अभी के लिए जनरल असेंबली करती क्या क्या है? तो भैया पीस और सिक्योरिटी के मैटर्स को इशू करता है। नए मेंबर्स को अगर इंक्लूड करना है यूनाइटेड नेशंस के सिस्टम में तो उसको डिस्कस करता है। बजटरी मेथड कि भैया कौन कौन से हेड में कितना पैसा खत्म करना है, कितना पैसा कहाँ से आया, किसके पास कितनी वोटिंग पावर, इन सब चीज़ों के बारे में जनरल असेंबली में बातचीत होती है। खास बात दोस्तों ये है कि जनरल असेंबली में जो रेजोल्यूशंस लिए जाते हैं, हर रेजोल्यूशन बाउंडिंग नहीं होता है। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट देखिए, बाइंडिंग डिसीजंस लेने की ताकत यूनाइटेड नेशंस के सिस्टम में केवल एक ऑर्गेनाइजेशन के पास है, वो सिक्योरिटी काउंसिल के पास है। तो मान लीजिए सीरिया में सिविल वॉर चल रहा है, या फिर आप आईसिस की बात कर लो, इस्लामिक स्टेट। तो इस्लामिक स्टेट ने रक्का नाम का शहर है, वहां पे बवाल मचा रखा है। अभी वहां पे बवाल मचा रखा है तो यूनाइटेड नेशंस के ऊपर जिम्मेदारी बैठती है कि भैया रक्का में इतना बवाल मचा हुआ है, वहां पे लोग परेशान हो रहे हैं, तो कुछ करिए। तो वहां पे अगर कोई एक्शन लेना है तो सिक्योरिटी काउंसिल इस बात के ऊपर डिसीजन लेगा कि इलेक्शन लेना है या नहीं लेना है।
असेंबली रिकमेंडेशन दे सकता है। तो यूनाइटेड नेशंस के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं उसका रिकमेंडेशंस असेंबली दे सकता है। पीस और सिक्योरिटी के मैटर में रिकमेंडेशन देना पॉसिबल नहीं है यूनाइटेड नेशंस की असेंबली के लिए, जनरल असेंबली के लिए। क्यों? जिन मैटर्स में सिक्योरिटी काउंसिल ऑलरेडी बातचीत कर रहा है और अगर वो पीस और सिक्योरिटी के मैटर हैं तो उसमें जनरल असेंबली कोई भी बातचीत नहीं करेगी। हाँ, अगर कोई नया इशू आता है जनरल असेंबली के पास तो वहां पर रेजोल्यूशंस पास करके या अपना व्यू पॉइंट जनरल असेंबली दे सकती है। लेकिन पीस और सिक्योरिटी के मैटर्स में अगर किसी चीज को ऑथोराइज करना है तो सिक्योरिटी काउंसिल का अप्रूवल मैंडेटरी है। अब बात की जाए सिक्योरिटी काउंसिल की, दुनिया भर के देशों में पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए रिकमेंडेशन देना, ये काम किसका है? सिक्योरिटी काउंसिल का। तो कहीं पे वॉर हो रहा है, उस वॉर में शांति समझौता कराना, सीज फायर कराना, ये सब चीज़ें कौन करता है? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल करती है। 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। तो टोटल मेंबरशिप कितनी हुई सिक्योरिटी काउंसिल की? 15। इन 5 मेंबर्स के पास वीटो पावर है और ये 5 मेंबर्स आज की डेट में इस हद तक बढ़ चुके हैं कि किसी न किसी इशू पे कोई ना कोई कंट्री तो वीटो कर ही देता है, ठीक है ना। तो अगर इंडिया के अगेंस्ट कुछ होगा तो ऑब्वियस सी बात है रशिया, पहले तो रशिया वीटो करता था, अब यूएस हमारे सपोर्ट में आ गया है, फ्रांस हमारे सपोर्ट में आ गया है। तो मतलब दुनिया इतनी बटी हुई है कि किसी मेजर एक्शन से पहले किसी ना किसी का वीटो तो देखिए आ ही जाता है। जो बाकी 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास कोई भी वीटो पावर नहीं है, वो 2 ईयर टर्म्स करते हैं। ओके, मतलब कि अगर आप नॉन परमानेंट मेंबर बनते हो तो आप 2 साल का टर्नओवर करोगे। 2021 में इंडिया एक नॉन परमानेंट मेंबर बनने वाला। अभी के लिए जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनके बारे में आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। 50 ऐसे यूनाइटेड नेशंस के मेंबर स्टेट्स हैं जो कि आज तक कभी भी सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर नहीं बने हैं। ओके, सिक्योरिटी काउंसिल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर कुछ भी करना है, कोई भी एक्शन लेना है तो कौन लेगा? सिक्योरिटी काउंसिल लेगा। फिर बात करते हैं यूएन सेक्रेटेरिएट की। यूएन सेक्रेटेरिएट को हेड करते हैं हमारे सेक्रेटरी जनरल जो कि हैं आपके एंटोनियो गुटेरेस, पुर्तगाल के हैं। इनको असिस्ट करते हैं डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल और इनकी मदद करने के लिए स्टाफ ऑफ इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट्स है। तो कल की डेट में आप आईएएस बन जाते हो, आईएएस बन के आपने बहुत अच्छा काम किया है अपने जिले में, हर जगह पे सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे बहुत खुश हो, उनके आप चाहते हो, तो हो सकता है कि आपको वो यूएन सेक्रेटेरिएट में डिप्यूटेशन दे दे। ये एक प्लम पोस्टिंग, एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टिंग मानी जाती है जो हाई लेवल के आईएएस ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए। इस यूएन सेक्रेटेरिएट में इंफॉर्मेशन के बारे में बातचीत बहुत सी, देखिए यूएन बॉडी की जो मीटिंग्स होती हैं उन मीटिंग्स को कोऑर्डिनेट करना, तो चाहे जनरल असेंबली की मीटिंग हो रही हो, चाहे सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हो रही है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की हो रही है, किसी भी यूएन बॉडी की मीटिंग हो रही है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूरे के पूरे, मतलब जो सेंट्रलाइज्ड फंक्शनिंग है यूएन की, मतलब पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क यूएन का कहाँ होता है? यूएन सेक्रेटेरिएट में होता है। इस यूएन सेक्रेटेरिएट का सेक्रेटरी जनरल डी फैक्टो स्पोक्स पर्सन होता है। लीडर है सेक्रेटरी जनरल किसका? यूनाइटेड नेशंस का। चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है। यहाँ पे एक आर्टिकल अगर आप याद रख सको, आर्टिकल 99 ऑफ द यूएन चार्टर क्या बोलता है? सिक्योरिटी जनरल कैन ब्रिंग टू द सिक्योरिटी काउंसिल्स अटेंशन एनी मैटर विच इन हिज ओपिनियन में थ्रेटन द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो मतलब कि यूएन का सेक्रेटरी जनरल इतना ताकतवर है कि अगर उसको ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसा पर्टिकुलर मेंबर है जो कि पूरे देश की, दुनिया की सिक्योरिटी को अफेक्ट कर सकता है, तो उस मैटर को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सामने अपने पर्सनल बेसिस पे सेक्रेटरी जनरल लेकर, पर्सनल बेसिस मतलब किसी से डिस्कस किए बिना, किसी से वोटिंग कराए बिना, खुद जाके वो सिक्योरिटी काउंसिल से बोल सकता है कि सर देखिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम चल रही है, आप कुछ करिए। ओके, तो ये जो सेक्रेटरी जनरल साहब देख रहे हैं आपको, एंटोनियो गुटेरेस, काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन है इनकी। बान की मून रहे थे 2017 तक सेक्रेटरी जनरल। अब कौन है? आपके एंटोनियो गुटेरेस साहब है। एंटोनियो गुटेरेस साहब का जो नॉर्मल टर्म है वो 5 साल का है। अगर इसके बाद इनका टर्म को एक्सटेंड किया जाता है तो 2 5 साल के टर्म हो गए तो कितने दिन तक रहेंगे? 10 साल तक रहेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की। ये हेग द नीदरलैंड्स में सिचुएटेड है। दिस इज बेसिकली द प्राइमरी जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूएन। 1945 में बाय यूएन चार्टर आईसीजे को बनाया गया था। इससे पहले था परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, उसके बाद आया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसमें 15 जजेस की अपॉइंटमेंट होती है। हर जज 9 साल का टर्म करता है। इनको अपॉइंट कौन किया करता है? जनरल असेंबली इनको अपॉइंट करती है। वो अलग बात है कि जनरल असेंबली अगर किसी को जज अपॉइंट करती है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कोई मेंबर नहीं चाहता है तो वो उस चीज को वीटो कर सकता है। ये काम कहाँ से करता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? पीस पैलेस इन हेग से ये काम करता है। इसका प्राइमरी पर्पस क्या है? एडजुडिकेट डिस्प्यूट्स अमंग स्टेट्स। तो भैया वॉर क्राइम से रिलेटेड,
इलीगल स्टेट इंटरफेरेंस, एथनिक क्लेंजिंग, इस टाइप के जो इशू हैं वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे आते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक प्रॉब्लम है कि दो अलग अलग कंट्रीज अगर मिल के कोई केस लेके जाएंगे तो ही उसका, आप देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मान लीजिए किसी दो कंट्रीज के बीच में लड़ाई चल रही है, मान लीजिए पाकिस्तान और इंडिया के बीच में लड़ाई चल रही है, ठीक है, कुलभूषण जाधव को लेके। तो भाई कुलभूषण जाधव को लेके पाकिस्तान और इंडिया के बीच में लड़ाई कर रही है कि कौन सही कौन गलत, ये इंडिया का जासूस था नहीं था, इन सब चीज़ों पे रूलिंग दे सकता है कौन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। बट एक प्रॉब्लम है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो भी रूलिंग देगा, ज़रूरी नहीं है कि वो जो कंट्रीज हैं वो उस रूलिंग को माने, वो चाहे तो उस रूलिंग को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो यूएन की बॉडीज जो भी रूलिंग देती हैं वो मैंडेटरी नहीं होती किसी कंट्री के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल यूनक्लोज का आपने नाम सुना होगा, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, उसके अंदर जो ट्राइब्यूनल बना है उस ट्राइब्यूनल ने ये रूलिंग दी कि जो साउथ चाइना सी है वो पूरी तरीके से चाइना को बिलोंग नहीं करता और चाइना की जो 9 डैश लाइन है ये गलत है। चाइना ने उसके वर्डिक्ट को मानने से मना कर दिया। तो चाहे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, चाहे यूएन का कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर वो अपना कोई जजमेंट देता है, कोई रेजोल्यूशन निकालता है, तो ये जजमेंट्स, ये रेजोल्यूशंस मैंडेटरी नहीं है। बस सिक्योरिटी काउंसिल अगर कहीं पे मिलिट्री एक्शन को रिकमेंड करेगा तो मिलिट्री एक्शन किया जा सकता है। फिर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की बात कर लेते हैं। ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का जो काम है बहुत ब्रॉड है। जनरल असेंबली की मदद करता है किस चीज़ में, पूरी दुनिया में इकोनॉमिक और सोशल कोऑपरेशन और डेवलपमेंट को बढ़ाने में। इकोसॉक के 54 मेंबर्स हैं जिनको इलेक्ट किया जाता है जनरल असेंबली के द्वारा। हर मेंबर का एक 3 साल का टर्म होता है। प्रेसिडेंट को 1 साल के टर्म के लिए इलेक्ट किया जाता है। इकोसॉक में बहुत सी स्मॉल और मिडिल पावर्स आती हैं। इनकी मीटिंग होती है एक बार जुलाई में, या तो न्यूयॉर्क में होगी या जेनेवा में होगी। इकोसॉक को बहुत बार इस बात के लिए क्रिटिसाइज भी किया गया है, ये ठीक तरीके से काम नहीं करता। चलिए, क्रिटिसाइज तो बहुत सारे किया जाता है। इकोसॉक की बहुत सी सब्सिडरीज बॉडीज हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस परमानेंट फोरम ऑन इंडिजिनस इशूज, यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट, यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिकल कमीशन, द कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसी बहुत सी इकोसॉक की सब्सिडरी बॉडीज भी हैं। बहुत से नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को कंसल्टेटिव स्टेटस प्रोवाइड करता है ये इकोसॉक। 2004 तक 2200 ऑर्गेनाइजेशंस को कंसल्टेटिव स्टेटस दिया जा चुका है इकोसॉक द्वारा। फिर बात करते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल को 1945 में बनाया गया यूएन चार्टर के द्वारा, चैप्टर 13 के अंदर। यहाँ पे इस ट्रस्टीशिप काउंसिल का देखिए, अभी के लिए ट्रस्टीशिप काउंसिल एग्जिस्टेंस नहीं है। 1994 में ट्रस्टीशिप काउंसिल ने काम करना बंद कर दिया। इस ट्रस्टीशिप काउंसिल को बनाया क्यों गया था? 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके बाद बहुत 11 ऐसी ट्रस्ट टेरिटरीज थी। देखिए, 11 ट्रस्ट टेरिटरीज थी जिनको 7 मेंबर स्टेट्स के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रखा गया। ये मेंबर स्टेट्स पहले कॉलोनियल कंट्रीज की तरह इन 11 की 11 ट्रस्ट टेरिटरीज का खून चूस रही थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए इंडिया को अगर आज़ादी नहीं मिलती 1947 में, तो हो सकता है इंडिया को यूके के अंदर एक ट्रस्ट टेरिटरी की तरह रख दिया जाता, और यूके चूंकि पहले कॉलोनियल पावर थी, वो इंडिया के ऊपर एज अ ट्रस्ट टेरिटरी काम कर रहा होता, वो इंडिया की, मतलब इंडिया यूके की एक ट्रस्ट टेरिटरी हो जाती। उस केस में होता क्या कि जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है, ये वाले लोग इंडिया में बार बार आते और ये देखते कि क्या इंडिया का जो मैनेजमेंट हो रहा है यूके के द्वारा एज अ ट्रस्ट टेरिटरी, वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। कुल मिला के जो पेरेंट मेंबर था वो ट्रस्ट टेरिटरी के रिस्पेक्ट में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता था कि भाई धीरे धीरे हम यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को इवॉल्व करेंगे, गवर्नेंस को इन्वॉल्व करेंगे, और धीरे धीरे ये कंट्रीज इंडिपेंडेंस पा जाएंगी, यहाँ पे सेल्फ गवर्नमेंट आ जाएगी। 1994 तक सारी की सारी 11 की 11 ट्रस्ट टेरिटरीज को सेल्फ गवर्नेंस या इंडिपेंडेंस मिल चुकी थी। इसलिए ट्रस्टीशिप काउंसिल ने 1994 में काम करना बंद कर दिया। 1994 तक ट्रस्टीशिप काउंसिल ने बहुत सही तरीके से काम किया गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद 11 ट्रस्ट टेरिटरीज जो कि गुलाम थी बाकी देशों की, उन देशों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि इन गुलाम टेरिटरीज को या तो आप सेल्फ गवर्नेंस दीजिए, इंडिपेंडेंस दीजिए। जैसे इनको इंडिपेंडेंस मिल गई 1994 में ट्रस्टीशिप काउंसिल को खत्म कर दिया गया। आगे बात करेंगे यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज की, और फिर अलग अलग प्रोग्राम जैसे कि यूएनडीपी, यूएनईपी, यूएनएफपीए, इन सब चीज़ों के बारे में सब्सिक्वेंट वीडियोस में आपको बताऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय।